हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार को हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की कितनी संख्या है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में भी आप अच्छा से पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को बांटा गया है, वायु संवेग के आधार पर वर्णों को बांटा गया है और तारत्व के आधार पर वर्णों को बांटा गया है। उदित वर्ण किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छा से डिटेल से पढ़ चुके हैं। उष्म व्यंजन के बारे में, अंतःस्थ व्यंजन के बारे में, स्पर्शी व्यंजन के बारे में, यानी पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं, आपका छूट गया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है वायु संवेग के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे वायु संवेग के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आप लिखेंगे वायु संवेग के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे तारत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं वायु संवेग के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है या फिर कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वायु संवेग के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो आप कहेंगे एक अल्पप्राण और महाप्राण। इसके बारे में शायद आप पढ़े होंगे, लेकिन ये आपको पता नहीं होगा कि वायु संवेग के आधार पर बांटा गया है। आपके बुक में मिलेगा केवल अल्पप्राण, महाप्राण और एक मिलेगा घोष और घोष, ऐसे आप जानते हैं, लेकिन ये आपको शायद पता नहीं होगा कि वायु संवेग के आधार पर वर्णों को क्या कहा जाता है, अल्पप्राण कहा जाता है और महाप्राण कहा जाता है। वायु संवेग के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, आपसे यदि कोई पूछे तो क्या बताएंगे, दो भागों में। कौन कौन, तो आप कहेंगे एक नंबर में अल्पप्राण और दो नंबर में हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अल्पप्राण कौन है, कौन से वर्ण को कहते हैं, और महाप्राण कौन कौन से वर्ण को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं अल्पप्राण कौन है और महाप्राण कौन कौन से हैं। अल्पप्राण के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं और पहचानेंगे कैसे, आपसे यदि एग्जाम में पूछ दिया है इनमें से अल्पप्राण कौन है, महाप्राण कौन है, तो इसके बारे में आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि अल्पप्राण कैसे पहचानते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अल्पप्राण किसे कहते हैं, इसके बारे में आप अच्छा से जान लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को जब हम लोग बोलते हैं, जो भी वर्ण हो उनके उच्चारण में कम हवा निकलता है या कम हवा अंदर जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अल्पप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा अंदर लिया जाए या धीरे धीरे लिया जाए या छोड़ा जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्पप्राण। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा या धीरे धीरे हवा लिया जाए या छोड़ा जाए, तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा लिया जाए या छोड़ा जाए या धीरे धीरे हवा लिया जाए या छोड़ा जाए, उसे हम लोग कहते हैं अल्पप्राण। ऐसे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से। प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग के
प्रत्येक वर्ग के, वर्ग मतलब जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, यानी क वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, क ख ग घ ङ। च वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, च छ ज झ ञ। ट वर्ग कहने का मतलब ट ठ ड ढ ण। त वर्ग कोई बोले तो त थ द ध न, और प वर्ग बोला जाएगा तो प फ ब भ न। ठीक है, ऐसे आप समझते होंगे। यदि नहीं समझते हैं तो वीडियो को आप पिछले वाले वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को क्या कहते हैं, हम अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर ट्रिक क्या है, इसी में आ जाता है क्या, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, यानी जिसको बोलने पे वायु कहा जाता है अंदर प्रवेश करता है, जैसे य र ल व, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। व्यंजन को अल्पप्राण कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। कौन होता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल और व होता है। ठीक है, इनको भी हम लोग क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे में देखिए, जैसे में क्या बोला गया है, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। क वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है क, ख को नहीं लिखना है, दूसरा को नहीं लिखना है, ग घ को भी नहीं लिखना है, अंग हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा हो गया। उसी तरह से चौथा में लिखेंगे तो च लिखेंगे, छ को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर पे आता है, ज हो जाएगा और इ हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ ट को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, ड हो जाएगा और अण हो जाएगा। तथा को लिखिएगा त, द और क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ठीक है, पफा को लिखेंगे तो प, ब और म हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं य र ल और व, ये सब क्या है, अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको अच्छा से। यदि आपको परिभाषा नहीं याद होता है तो क्या याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ ही साथ य र ल व, यानी अंतस्थ व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, क ग अंग, च ज ङ, ट ठ नहीं बोलना है, ड अण। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे महाप्राण के बारे में। ठीक है, अल्पप्राण के बारे में हम लोग अच्छा से जान गए। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन जितने भी होते हैं य र ल व को हम लोग क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण में कम हवा निकलता है या कम हवा अंदर जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पप्राण। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब होता है हवा, प्राण मतलब हवा होता है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण कहलाता है। ऐसे तो याद रहेगा। और य र ल व को अल्पप्राण कहते हैं हम लोग। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं महाप्राण के बारे में। ठीक है, महाप्राण क्या है, महाप्राण को कैसे पहचानेंगे, कौन से वर्ण को हम लोग महाप्राण कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा लिया जाए या छोड़ा जाए उसे हम लोग कहते हैं महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में यानी बोलने पर अधिक हवा लिया जाए या छोड़ा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क में, क बोल रहे हैं तो थोड़ा सा हवा निकल रहा है, ख में क्या हो रहा है, अधिक हवा निकल रहा है। ठीक है,
घ में भी अधिक हवा निकल रहा है। च हो गया, इसमें कम निकल रहा है। छ में बोलने पे क्या हो रहा है, अधिक हवा निकल रहा है। बोल के आप टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा लिया या छोड़ा जाए उन्हें महाप्राण कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा। यदि समझ में नहीं आया तो इसके लिए भी ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे। इसके लिए क्या ट्रिक है, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से, दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसको बोलने में ऊष्मा निकलती है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहला नंबर ट्रिक, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। 2 नंबर में याद रखेंगे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आता है, यह आता है, तालम आता है, मूर्धन्य आता है और दंसा आता है, को महाप्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप पहचान जाएंगे। तो आपसे बोला जाए जैसे में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, ख घ, यानी क ख ग में के दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण कहलाएगा। उसी तरह से चौथा में आएंगे तो छ और झ हो जाएगा, चौथा में क्या होगा, ठ हो जाएगा और ढ हो जाएगा। चौथा में क्या होगा, थ बोलने पर हवा ज़्यादा निकल रहा है, ध में भी हवा ज़्यादा निकल रहा है। प में आइएगा तो फ भ, इसमें भी हवा ज़्यादा निकल रहा है, और साथ ही साथ इसके साथ क्या हो जाएगा, तालम श, मूर्धन्य स और दंस। ये सब क्या है, महाप्राण है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या वीडियो को फिर से दोबारा से देखिएगा, आपको अच्छा से पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वायु संवेग के आधार पर पढ़ लिए, और पिछले वाले वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है तारत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आप कहेंगे 2 भेद होते हैं, कौन कौन, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, घोष वर्ण किसे कहते हैं और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे तारत्व के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। यदि आपसे कोई पूछता है तारत्व के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या जवाब देंगे, कहेंगे तारत्व के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं घोष वर्ण और दूसरा को कहते हैं अघोष वर्ण। ठीक है, घोष वर्ण के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, और अघोष वर्ण के बारे में भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, और इसको पहचानना सीखेंगे हम लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछता है, इसमें से कौन घोष वर्ण है, इसमें से कौन अघोष वर्ण है, इसमें से कौन अल्पप्राण भी है और घोष वर्ण भी है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो इस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो सकते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं घोष वर्ण के बारे में। ठीक है, तारत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 2, कौन कौन, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक है, चलिए अब हम लोग बारी बारी से घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में जान लेते हैं। घोष वर्ण, ठीक है, घोष वर्ण क्या है, घोष वर्ण किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कि घोष वर्ण है, तो कहेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा होता है, यानी जिन वर्णों के बोलने में
कंपन पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, घोषवर्ण कहते हैं। कैसे लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा होता हो उसे घोषवर्ण कहते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ऐसे तो हमको समझ में नहीं आया, ये कौन कौन को वर्ण को बोलने पर कंपन पैदा होगा, किस किस वर्ण को बोलने पर कंपन पैदा नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए ट्रिक में लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है, घोष वर्ण होता है। ठीक है, 1 नंबर में इसको लिखिएगा। 2 नंबर में क्या लिखेंगे, 2 नंबर में लिखेंगे जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है, य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। य, र, ल, व क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, य, र, ल, व। ठीक है, तथा ह, एक ह को इसमें मिला लीजिएगा, ये ऊष्म व्यंजन है लेकिन इसमें भी लिख लेना है। ह को भी हम लोग क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। ह को भी हम लोग क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। ठीक, ह बोलने पर क्या हो रहा है, कंपन पैदा हो रहा है। ठीक है, को घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर में लिखिएगा, प्रत्येक स्वर, प्रत्येक स्वर वर्ण घोष वर्ण होता है। इतना आपको याद रखना है, आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा होता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, घोष वर्ण कहते हैं। ऐसे यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। 1 नंबर में प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का कौन कौन सा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को हम क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन जो होता है, य, र, ल, व, और साथ में ही इसको ह को लिख लेना है। ठीक है, इसको ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। हाँ को भी हम लोग कहते हैं घोष वर्ण। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर में आपको याद रखना है, प्रत्येक स्वर वर्ण जो होता है, अ, आ, छोटी बड़ी, वो भी क्या होता है, घोष वर्ण कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे में लिख लेंगे आप, ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म, और क्या हो जाएगा, य, र, ल, व और ह। साथ ही साथ क्या करना है आपको, लिख लेना है अ, आ, छोटी बड़ी, कहाँ तक, औ तक, औ तक लिख लेना है। 11 होता है स्वर वर्ण। नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको ऊपर इधर साइड में लिख देते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे लिखते 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 कहाँ तक जाएंगे, औ तक जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या है, घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ह एक याद रखना है इसको, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में केवल आता है य, र, ल, व, लेकिन ह को अलग से हम लोग लाए हैं, ये ऊष्म व्यंजन लेकिन इसमें आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहीं पे बार बार गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग
अघोष वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन है, कैसे पहचानेंगे, किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा नहीं होता हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अघोष वर्ण कहेंगे। लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा नहीं होता है उसे हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क ख, ठीक है, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये क्या है? इनके उच्चारण में कंपन पैदा नहीं होता है। और साथ में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं तालम स, मूर्धन स और दंस, ह को इसमें नहीं रखा गया। ठीक है, यह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ट्रिक से याद रखिएगा कैसे? प्रत्येक वर्ग के पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। ठीक है, अघोष वर्ण होता है। दूसरा में प्रत्येक ऊष्म व्यंजन ह को छोड़कर अघोष वर्ण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्वर वर्ण क्या होता है? तो आप कहेंगे घोष वर्ण होता है। एक और आप नोट कर सकते हैं, अल्पप्राण महाप्राण में जब पीछे हम लोग पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा छूट गया था। स्वर वर्ण न तो अल्पप्राण होता है और नहीं महाप्राण। ठीक है, इसको आपको याद में रखना है, याद करके रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।